वेलकम बैक एक बार फिर से। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए और साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो फार्मूलों की श्रृंखला है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और पहले वाले स्टेप में हम लोग 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज फार्मूला नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग है यहाँ पर गुरुत्व त्वरण से, जैसे आप देख पा रहे हैं, दिखाते हैं स्मॉल जी से। और अगर बात की जाए केवल एम के बारे में तो ये द्रव्यमान को शो करता है, और इसमें अगर स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुरुत्व त्वरण से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है भार। और यहाँ से अगर गुरुत्व त्वरण जी का मान आप पता करते हैं तो ये W/m के बराबर होता है। मात्रक इसका वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बेमी सूत्र होगा LT-2 के बराबर। मान पृथ्वी के लिए अगर कहें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है। वहीं चंद्रमा पर अगर गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी की बात की जाए तो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 भाग वहाँ पर मिलता है। और कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर वो आप सभी लोग जानते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है G = कैपिटल GME/RE का स्क्वायर के बराबर होता है। कैपिटल जी का मान सभी जगह एक समान रहता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका जो मान होता है 6.67 × 10⁻11 के बराबर। मात्रक वही न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये दोनों में अंतर था। अपनी गैलेक्सी में कहीं पर भी कैपिटल जी का मान कांस्टेंट है, नियत रहेगा, और स्मॉल जी का जो मान है वो सभी जगह बदल जाता है, प्रत्येक ग्रह पर अलग होगा। बात करते हैं 32 पर आते हैं और गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहाँ पर जो वैल्यू है कई जगह पर इसको आई से भी शो किया जाता है, कई सारी बुक्स में आई से भी दिखाया है। और यहाँ पर बात करें तो ये वैल्यू जो बराबर है माइनस का GM/r²। एक बार जो मैं इंडिकेट करना चाहूँगा कि स्मॉल आर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी वैल्यू अगर कहीं पर आवश्यकता पड़े तो आप RE+H से भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या RE दिखाई गई है, और पृथ्वी की त्रिज्या जिसका मान होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, या आप कह सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। वहीं पर बात करते हैं गुरुत्व विभव यानी पोटेंशियल एंड गुरुत्व ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ पर वही है, इसकी डेफिनेशन अगर थोड़ा फोकस करें तो किसी भी पिंड को, किसी भी द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में आप अगर लेके आते हैं तो उसमें जितना भी वर्क डन होता है वह किया गया कार्य ही आपका गुरुत्व विभव या VG कहलाता है। और उसका जो वैल्यू है उसमें आप ध्यान रखिए R का मान कम कर दिया जाएगा तो ये रह जाएगा आपका केवल GM/R। अगेन वही कि आप GM की जगह पर अगर चाहें तो G × RE का स्क्वायर भी रख सकते हैं, ये ऊपर वाले रिलेशन से। तो यहाँ पे G कई जगह पर अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो ये फंडामेंटल फार्मूला उसमें आप चेंज करके इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यानी इसके मान को रख सकते हैं। यानी GME की जगह पर आप G × RE स्क्वायर को भी प्लेस कर सकते हैं, और ये काम होगा आवश्यकता के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका फार्मूला है उपग्रह का परिक्रमण काल। तो उपग्रह का परिक्रमण काल का मतलब है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स हमारे लगे हुए हैं उनको एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में जितना समय लग रहा है वह समय आपका परिक्रमण काल या कैपिटल T होता है। T से दिखाते हैं, वैल्यू जो होती है 2π। इसको अगर पूरा एक फॉर्मूले में बंद करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, RE+H। RE से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ पृथ्वी के सापेक्ष में, तो RE+H की जगह Q हो जाएगा, और नीचे आपका केवल रह जाएगा GM। ठीक है, तो ये GM आया। और अगर सेपरेटली आपको लिखना है तो रूट हटा के दोनों की तरफ में 1/2 और नीचे भी 1/2 आप इंडिकेट कर सकते हैं, जैसा कि इस वाले फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। अगर उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कम है तो पृथ्वी तल से ऊंचाई कम होने पर क्या करेंगे कि RE+H का मान नियरली इक्वल टू RE के बराबर अगर आप कंसीडर कर लें तो यहाँ पर एक और फार्मूला आप देख पाएंगे, तो 2π। और यहाँ पर आप अब RE+H की जगह केवल RE लिखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि आप इसकी जगह पर केवल RE प्लेस करें, और GME जो अपॉन में रखा हुआ है उसकी जगह पर GRE² अगर रखें तो RE² से RE² आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कम हो जाएंगे तो केवल RE/G बचेगा। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का आवर्तकाल उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो इस रूप में भी आ जाएगा। ये किसके लिए होगा कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के अति निकट कक्षा में घूम रहा है तो उसका आवर्तकाल T = 2π RE/G के बराबर होता है। उसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अगर अनंत लंबाई का कोई सरल लोलक है, कोई सिंपल पेंडुलम है, तो उसका एक आवर्तकाल कितना होगा। तो इसी इक्वेशन से जब आप उसको सॉल्व करते हैं और 2 की जगह पर 2 और पाई की जगह पर 3.14, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर लगाते हैं, यानी 6.4 × 10⁻6 लगाते हैं, स्मॉल g का मान 9.8 प्लेस करते हो, तो यहाँ पर जो कैपिटल T का मान आपको मिलता है वो मिलता है 64.64 इसका जो वैल्यू आती है इसका जो मान आता है 84.6 मिनट के बराबर आता है। और ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज भी हो सकती है क्योंकि स्मॉल जी का मान अगर किसी ने 10 यूज़ कर लिया, ठीक है ना, किसी ने 9.8 यूज़ किया, तो उसके अनुसार उसकी वैल्यू को पता किया जा सकता है। खैर उस फॉर्मूले के द्वारा आप उसका मान पता कर सकते हैं।
आगे चलते हैं, उपग्रह के कक्षीय वेग पर आते हैं। तो कक्षीय वेग यानी जिस वेग से, जिस ऑर्बिटल वेलोसिटी से जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको सैटेलाइट से यहाँ वी एस से दिखा दिया है। और इसको अगर आप चाहें तो वी ओ से भी दिखा सकते हैं, और उसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि GME/RE+H। इसका जो दूसरा रूप है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फिर अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर H का मान कंपेरेटिवली RE की तुलना में बहुत कम हो तो इस पूरे की जगह पर आप RE कंसीडर कर लीजिए, और यहाँ पर कैपिटल GME की जगह पर आप लगा देंगे GRE का स्क्वायर। तो वहाँ से एक फॉर्मूला आपको और मिल जाएगा। अब नीचे रह जाएगा केवल RE से RE कैंसिल होगा। यहाँ पर V0 या VS का जो मान आएगा G/RE, ये मान यहाँ पर आपको मिलेगा। तो एक फार्मूला ये होगा, और दूसरा फार्मूला आपके सामने है। जैसे उसी तरह से है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वही किया गया है कि VS लिया गया और अंडर रूट में GME की जगह पर GRE² उन्होंने लिया है, और अपॉन में RE+H। अब ज़रा देखिएगा, इस RE² को आप जब अंडर रूट से बाहर लेंगे तो केवल RE रह जाएगा, वही यहाँ पर शो किया गया है। तो RE अंडर रह जाएगा G/RE+H के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर ये हुई उपग्रह का कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। नाउ फार्मूला नंबर 36 द एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग के बारे में बात करते हैं। तो पलायन वेग का जो फार्मूला है उसमें 2 और ऐड हो जाएगा भाई, ठीक है, √2 और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर VE का जो मान है वो V0 से कितने टाइम्स है, √2 गुना और है उसका। तो यहाँ पर आप देखिए कि √2 GM/R के बराबर। तो यहाँ पर अगेन अगर आप GRE² यहाँ पर प्लेस करेंगे तो एक RE से एक RE कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में बचेगा केवल √2 GRE। इसमें एक कंडीशन और बनती है कि अगर एक क्वेश्चन आया भी है परीक्षा में कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी अगर √2 टाइम्स बढ़ा दी है तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो उपग्रह क्या होगा, कक्षीय वेग कक्षा छोड़कर अनंत के लिए पलायन कर जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी पलायन वेग के इक्विवेलेंट हो जाएगी। नाउ फॉर्मूला नंबर 37 पर आइए। पृष्ठ तनाव की बात कीजिए। सरफेस टेंशन बल बटे लंबाई किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एक अंक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो सरफेस टेंशन T से इसको डिनोट किया जाता है, T=F/L के बराबर होगा। और यहाँ पर आप अगर मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन पर मीटर होगा, और डायमेंशंस की बात करें तो MT-2 के इक्विवेलेंट इसका मान आएगा। और यहाँ से अगर कार्य और क्षेत्रफल के बारे में अगर आप यहाँ पर निकालें तो किया गया कार्य W = T क्षेत्रफल में वृद्धि। किसी भी सरफेस के क्षेत्रफल में अगर आप वृद्धि करते हैं तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य आपका W कहलाता है, और W = T × डेल्टा E के बराबर होगा। ये जो सरफेस है वो किसी भी तरह की हो सकती है, बूंद के रूप में हो तो पृष्ठ गोले का क्षेत्रफल 4πr² लिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसमें किया जाएगा। और इसमें अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ी बूंद को 1000 छोटी बूंदों में तोड़ा जाए। तो यहाँ पर किसी तरह से जैसे Q बनना है तो इस Q वाले क्वेश्चंस को भी आप अवश्य देख लीजिएगा, इसी फॉर्मूले का यूज़ होता है, वहाँ पर भी यही फॉर्मूला चलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार। नेक्स्ट पर आते हैं 38 है पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा द्रव की पृष्ठ पर स्थित अणुओं के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो अतिरिक्त ऊर्जा है वही ऊर्जा आपकी पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है, और यहाँ पर उसको दिखाया S से S = W/Δ। 39 पर आते हैं द्रव बूंद अथवा बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य की बात की गई है। तो दाब का मतलब ये है कि द्रव की बूंद के भीतर जो दाब है P1 और बाहर जो दाब है P2, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अंतर किसके बराबर होता है, तो वो बराबर है 2T/R के बराबर, जहाँ T है आपका सरफेस टेंशन को डिनोट कर रहा है और R उस द्रव बूंद की रेडियस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर 2T/R। बात ध्यान देने की है कि जब भी कहीं साबुन के बुलबुले की बात की जाए तो वहाँ भीतर जो दाब आधिक्य होता है उसका डबल हो जाता है, उसके पृष्ठ 2 कंसीडर किए जाते हैं। तो 2 पृष्ठ होने के कारण वहाँ पर जो आपका दाब आधिक्य है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो 40/R के इक्विवेलेंट होगा, तो उसका डबल कर दिया जाता है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं 41 पर। नेक्स्ट है आपका वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात की गई है। तो द्रव के दूरी के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन होता है उसको वेग प्रवणता कहते हैं, इसे VG से दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए किसी बहते हुए द्रव के बारे में, तो जैसा आपने कभी नदी के किनारे गए हों और आपने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे आप नदी में अंदर की तरफ जाते हैं द्रव का जो प्रवाह है वो तेज़ होता जाता है। इसका मतलब हुआ कि किनारे का जो द्रव धरातल के संपर्क में है उसकी वेलोसिटी कुछ कम होती है, ठीक है, और जैसे जैसे आप बीच में जाते हैं वेलोसिटी उसकी बढ़ने लगती है। ओके, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे दूरी चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर वेग प्रवणता से वही है कि द्रव प्रवाह की दिशा में अवलंबित एकांक दूरी पर स्थित 2 द्रवों की परतों के मध्य वेग में होने वाला चेंज, ठीक है, या परिवर्तन। बात करते हैं 42 के बारे में, शांता गुणांक पर आते हैं। तो शांता गुणांक F फार्मूला मैं अभी सभी स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि F को लेके चला करो, F =ηA∆B/Δx। इस फार्मूले से आप सभी चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक इसी तरह से F = 6π∗R×V। इन फार्मूलों का आप बेस बनाइएगा और इसी बेसिस पर आप इन फार्मूलों को याद रख पाएंगे।
इसको भी पूछा गया था, ठीक है। अभी जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं पीजीटी के लगातार सॉल्यूशंस के लिए, वो देख पा रहे हैं कि ये सभी फॉर्मूले हम लोगों ने वहाँ पर देखे हैं और किस तरीके से कितनी खूबसूरती से जो बोर्ड है वो इन क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन बनाता है और इन सभी को बड़े ध्यान से पूछता है। तो मेरे अनुसार अगर आप इनको अच्छे से कमांड कर लें तो आपकी सक्सेस आपके हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 BC का मान बताते हैं क्रांतिक वेग क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी में मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा कि द्रव का जो बहना है वो दो तरीके से बहता है, एक तो धारा रेखीय प्रवाह में बहता है और एक विक्षुब्ध प्रवाह में बहता है। तो धारा रेखीय प्रवाह का मतलब ये है कि एक द्रव का पार्टिकल जिस रास्ते पर आगे चला है दूसरा पार्टिकल भी उसी रास्ते पर आगे चलेगा। विक्षुब्ध प्रवाह में उनकी गति आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अगला कण कहाँ जाएगा। तो इस कंडीशन में अंतर ये है कि जब जो धारा रेखीय प्रवाह के द्रव के अणु हैं अगर उनका वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो जाएगा तो विक्षुब्ध प्रवाह में चेंज हो जाएगा, जैसे बाढ़ का पानी होता है, ठीक है ना। सिंपल जब गर्मियों के मौसम में जब बरसात का पानी नहीं होता है तो द्रव जो नदी का पानी है वो बहुत ही शांत रेखा से एक बिल्कुल सीधी रेखा में या बिल्कुल शांत रूप से बहता हुआ देखा होगा। वहीं पर अगर आप बात करते हैं बाढ़ वाली स्थिति में तो उस समय जो उनका वेग है वो क्रिटिकल वेलोसिटी को पार कर चुका होता है और वो धारा रेखीय प्रवाह को छोड़कर विक्षुब्ध प्रवाह को अपना लेता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है R इंटू ईटा अपॉन रो इंटू कैपिटल D। यहाँ पर नली की बात की गई है तो वहाँ पर उसका डायमीटर D है, रेनॉल्ड्स संख्या ली गई है, कांस्टेंट होता है, ईटा आपका शांता गुणांक है और रो की बात करें तो ये द्रव का घनत्व है यानी डेंसिटी ऑफ द वाटर। बात करते हैं द्रव में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए अंतिम गोले का अंतिम वेग। देखिए अगर द्रव में कोई धातु की गोली वगैरह गिराई जाए और उसकी रेडियस हो r के बराबर, v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है, जाहिर सी बात है नीचे की तरफ ही आएगी, और जो द्रव है ठीक है उसमें ये स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी गई ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो प्रारंभ में इसका वेग बढ़ता है, ठीक है। और वास्तव थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये कांस्टेंट वेग एक नियत वेग से नीचे की तरफ गिरने लगती है, ठीक। इसकी तुलना की जाए किसी बारिश की बूंद से तो बारिश की बूंद जो आपकी वायु में गिर रही है यानी माध्यम वायु हुआ और उस माध्यम वायु में वो एक निश्चित वेग से नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें समय भी उसका वेग कैसा होता है आपका सीमांत वेग बोला जाता है, ठीक है ना। सीमांत वेग से उसमें ट्रैवल कर रही है तो उस पर जो लगने वाला बल है वो आपका F1 है। तो उसमें जो फॉर्मूला आपका वो चल रहा है जिसको मैंने आपको पहले बता चुके हैं 6 पाई ईटा R इंटू वी, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिबल आता है। प्रतिबल बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब वो प्रतिबल है आपका बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया से आपको कुछ याद आया होगा, ये आपका किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, बल और दाब के बराबर होता है, ठीक है ना। P इक्वल्स टू F अपॉन ए होता है। तो दाब और प्रतिबल में क्या डिफरेंस है भाई, दाब आपका एक्सटर्नल होता है जबकि प्रतिबल की हम बात करें तो ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल का मतलब है कि ये इंटरनली काम करेगा, ठीक है, किसी वस्तु के अंदर इंटरनली रूप से उसके पर यूनिट एरिया पर ये इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकाली है तो MLT-2 से आप इसको सॉल्व करेंगे बल बटे क्षेत्रफल और यहाँ पर करेंगे L²। तो डायमेंशन बिल्कुल एज इट इज़ आते हैं, जैसे दाब का आता है ML-1T-2, ठीक उसी तरह से इसका भी मिलता है, मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये था स्ट्रेस के बारे में। अब बात करते हैं विकृति। विकृति मतलब स्ट्रेन। स्ट्रेन में है कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने से उस वस्तु की आकृति, रूप या उसके आयतन में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी निष्पत्ति यानी उसका अनुपात, उसका रेशो जो है आपकी विकृति या स्ट्रेन कहलाता है। तो 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पर वस्तु के प्रभाव में आकार में परिवर्तन, उसके प्रारंभिक आकार की निष्पत्ति, जैसे मान के चलिए कोई L लंबाई का तार था और इसकी प्रारंभिक लंबाई थी L, आपने उस पर वजन लगाया, भार लटकाया नीचे, तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि थी वो स्मॉल एल हो गई, ठीक है। तो प्रारंभिक लंबाई थी कैपिटल आर, स्मॉल एल उसकी जो लंबाई में वृद्धि है वो आ गई। तो यहाँ पर अगर इसका रेशो निकाला जाए, ठीक है, विकृति अगर इसकी निकाली है तो लंबाई में जो वृद्धि हुई है यानी स्मॉल एल बटे प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, ये जो रेशो है ये रेशो आपका स्ट्रेन या विकृति कहलाएगा। डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई मात्रक या विभिन्न सूत्र नहीं होता। 47 पे आते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें। प्रत्यास्थता गुणांक E प्रतिबल बटे विकृति के बराबर है। अब इस प्रत्यास्थता के 3 भाग हो जाते हैं, 3 रूप हो जाते हैं। अब प्रतिबल जब हमारा अविलंब के अनुसार यानी लंबाई में चेंज कर रहे हो, अनुदैर्ध्य विकृति है, लंबाई में परिवर्तन हो रहा, तो यहाँ पर जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो y बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ओके, तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले का मेकिंग देखेंगे तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा अविलंब प्रतिबल F अपॉन ए से और डिवाइड करेंगे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल से। चलिए अभी ऊपर बताया आपको, जैसे F को आप ब्रेक कर सकते हैं M इंटू जी में और एरिया को आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अपॉन एल एल आपका जो हर का हर है वो ऊपर जाएगा और स्मॉल एल नीचे आएगा। तो यहाँ से आपका वाई का जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाता है।
आगे चलते हैं 49 पर। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस है। बल्क मॉडुलस में आता है कि जब हम किसी भी वस्तु के आयतन यानी वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं तब उसमें जो अवलंब प्रतिबल है वो दाब के बराबर लिया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो अवलंब प्रतिबल आपका P का काम करेगा। अब बात करें आयतन में विकृति यानी प्रेशर लगाने से, दाब लगाने से उसके जो आयतन में परिवर्तन हुआ वो आपका डेल्टा V था, या यहाँ पर स्मॉल v से दिखा दिया है, और जो प्रारंभिक आयतन था वो था आपका कैपिटल V। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P इंटू वी अपॉन स्मॉल v या डेल्टा V से उसके बल्क मॉडुलस यानी के को आप रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रूप में परिवर्तन होता है 50 नंबर पर आगे अपरूपण गुणांक, ठीक है ना। तो रूप में अगर परिवर्तन हो रहा है तो रूप में परिवर्तन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका वही चलेगा, अपरूपण प्रतिबल F अपॉन एरिया A, और अपरूपण विकृति का तो फाई का मान आप उसी के से निकालेंगे x अपॉन यानी चाप बटे त्रिज्या से, या जो भी उसके एंगल का मान पता चल रहा होगा वहाँ से उसका कोण का मान निकाल लिया जाएगा। क्या सभी गुणांकों, सभी अपरूपण गुणांक हो या यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो या बल्क मॉडुलस हो, सभी का डायमेंशन से एक होता है और विमीय सूत्र भी एक जैसा ही रहता है, मात्रक भी एक जैसा रहता है। बात करते हैं 51 पे आते हैं, पॉइसन निष्पत्ति कई बार पूछा गया है, इसको भी समझ लीजिए। पॉइसन निष्पत्ति अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति में अनुपात को हम पॉइसन रेशियो कहते हैं। कभी कभी इसकी वैल्यूज़ पूछी जाती है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कोशिश होगी तो आपको बताऊंगा कि इसका मान कितने से कितने तक वेरी करता है। ओके, इस चीज़ को मैं चलिए यहीं पर इंडिकेट करता हूं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है 1/2 से लेके -1 के बीच में। अगर कहें तो -1 से इसका मान बड़ा होता है और 1/2 से इसका मान कम होता है। तो ये थी सिग्मा यानी पॉइसन निष्पत्ति का मान के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है, और भी फार्मूले इसके देख लीजिए कि बीटा अपॉन अल्फा है, और यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ से वही है कि उसके जो तार के व्यास में अगर कोई वायर लिया जाता है तो उसके व्यास यानी डायमीटर में जो कमी होती है वो स्मॉल डी से दिखा दिया, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं स्मॉल डी से, और जो आपका प्रारंभिक यानी इनिशियल जो डायमीटर था उसका आपने कितना लिया, कैपिटल डी लिया। तो यहाँ पर जो अनुप्रस्थ विकृति है, अनुप्रस्थ विकृति आपकी यानी बीटा का जो मान अगर आप कह लें तो ये दिस इज इक्वल्स टू किसके है, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के बराबर है। वहीं पर अल्फा की बात करें तो ये अंदर विकृति है जिसका मान किसके बराबर है, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल के बराबर है। तो सिग्मा इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा में अगर आप ये वैल्यूज इनकी प्लेस कर देंगे तो आपको ये फॉर्मूला प्राप्त होगा। 52 पर आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सी ऐंठन गुणांक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए, पाई ईटा r द पावर 4 अपॉन 12। तो ये ऐंठन गुणांक या कपल ट्विस्ट का है, तो ये फार्मूला आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट फार्मूला ज्यामितीय आघूर्ण की बात करें तो आई जी इक्वल्स टू वृत्ताकार कैंटिलीवर के लिए भी देखे थे हम लोगों ने, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन मिला भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया था अगर का मान 1/2 कर दिया, पहले से त्रिज्या आधी कर दिया तो क्या होगा। तो वहाँ पर देखा था 16 टाइम्स ये कम हो जाएगा। तो वहाँ पर उसी फॉर्मूले को, उस क्वेश्चन को ध्यान करने के लिए यहाँ पर उस फॉर्मूले को याद करना बहुत ज़रूरी। तो बात कर दें तो वृत्ताकार कैंटिलीवर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसकी जो आईजी है इसका ज्यामितीय आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई आर की पावर 4 अपॉन 4, और इसमें काफ़ी सारे फार्मूले हैं। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, अब ये तो फार्मूले वाला वीडियो हम लोगों का चल रहा है, साथ ही साथ हम लोग सॉल्यूशन वाला वीडियो भी कंटिन्यू रखेंगे, और इसके बाद भी एक एक्स्ट्रा वीडियो और लेके मैं आऊँगा जिसमें अब मेरे अनुसार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सत्र के लिए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग उसमें देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए लगातार। चलिए सेकंड पर आते हैं, आई जी बी डी की पावर 3 अपॉन 12 आयताकार कैंटिलीवर के लिए है। 54 पर आते हैं, ताप की बात करें तो ताप किसी भी वस्तु की ऊष्मा साम्यावस्था को दर्शाने वाला मात्रक है या यूनिट है, ठीक है। तो ऊष्मागतिक चर है, ताप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट फार्मूला। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर परम ताप लिया गया। परम ताप और उसमें क्या अंतर है, तो उसके लिए सीधा सीधा यही है कि इस जो परम ताप है और डिग्री सेल्सियस में अगर दे रखा तो आप क्या करते हैं उसमें 273 प्लस ऐड कर देंगे। जैसे मान के चलिए 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है तो आप उसमें 273 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 288, 5 को 3 और 7 से 188, ठीक है। और नेक्स्ट पर आते हैं, ऊष्मा है। ऊष्मा तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा है। तो ऊर्जा की इकाई आपकी यहाँ पर जो कैलोरी भी ली जा सकती है और जूल भी लिया जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। अगले पर आए, आंतरिक ऊर्जा। ये सभी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं, सभी एक ही प्रकार की मात्रक हैं, मात्रक होंगे ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा और आपका यांत्रिक कार्य। तो आंतरिक ऊर्जा किसी भी अणुओं की स्थिति और गति के कारण जो निकाय है, जो सिस्टम है, उसमें के अंदर जो एनर्जी सेव की गई है वो आपकी आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। वहीं पर अगर वो सिस्टम कोई काम करता है, कोई वर्क करता है तो वो उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। और ये तीनों ही कैसे होंगे, आपस में मात्रक और विमित सूत्र के अनुसार ये आपस में बराबर होते हैं। अब 58 पर वह फॉर्मूला है जो
59 पर वह फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि किस तरह से हम किए गए कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जूल का यांत्रिक इक्विवेलेंट यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट की बात करते हैं, W=J/H के बारे में। कई सारी बुक्स में J/Q भी दे रखा होता है, Q और H यहाँ पर एक जैसे ही लिए गए हैं, तो यहाँ पर Q की जगह पर H प्रयोग किया गया है। J का मान की बात करें तो J इक्विवेलेंट है तो 4.18। बात करें ऊष्मा के बारे में, मैं कहना चाहूँगा कि ऊष्मा का मात्रक ध्यान रखिएगा 1 कैलोरी भी होता है, और अगर SI सिस्टम की बात करें तो जूल और किलो कैलोरी वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर J ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक या मैकेनिकल इक्विवेलेंट, द रेशियो ऑफ W एंड H यानी ऊष्मा के लिए। आगे बात करें विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के बारे में, तो C अथवा S इसको रिप्रेजेंटेशन होता है, कई सारी बुक में C से दिखाते हैं, Q=M×S×ΔT से इसके रिप्रेजेंटेशन होता है। वहीं पर कई सारी बुक्स में आपको S की जगह पर C मिल जाता है, तो यहाँ पर C से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कन्फ्यूज़ ना होइएगा। तो यहाँ पर ये हुआ। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें आप कंबाइंड कर लें, ओके। जब MS या M/C को आप साथ ले लेते हैं तो ये आपकी ऊष्मा धारिता यानी हीट कैपेसिटी बन जाती है, और यहाँ पर फिर आप टोटल उसका नाम देते हैं हीट कैपेसिटी यानी ऊष्मा धारिता, जो आपको 61 पर आपको शो हो रहा है। तो 61 में वही है कि वस्तु के ताप में यानी टोटल उसका जो भी वस्तु है उसके टोटल द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस की आप क्या करते हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आपकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जो ये मान है द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा यानी M/S के मल्टीप्लिकेशन को आप टोटल कंबाइन करके ऊष्मा धारिता बोलेंगे। और अब उधर जो बचा वो अपन Q/T के बराबर ही होगा, Q/ΔT के बराबर हो, तो वो थर्ड वन वाला फॉर्मूला भी उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। 62 पर आते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात करें। मोलर विशिष्ट ऊष्मा में सिर्फ ये है कि उसके आपेक्षिक जो अणु द्रव्यमान है उसका और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि CM विशिष्ट ऊष्मा इंटू आपेक्षिक अणु द्रव्यमान। अब बात करते हैं 63 पर आते हैं, गुप्त ऊष्मा की बात करें तो गुप्त ऊष्मा है किसी भी वस्तु की जो ऊष्मा है एकांक उसके जो परिवर्तन के लिए चाहिए, ठीक है, स्टेट चेंज के लिए अवस्था परिवर्तन बोलेंगे। तो अवस्था परिवर्तन कहाँ कहाँ पर हो सकता है भाई, आपका बर्फ़ से आपकी द्रव में बन सकता है, द्रव से बर्फ़ बन सकता है, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में आप उसको क्या करेंगे, जल से भाप में बदल देंगे। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको अलग अलग प्रकार की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये जो ऊष्मा दी गई ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जब आप गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आता है एल को ही हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ से इसका मात्रक अगर निकाला जाए तो Q/M के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कैलोरी पर किलोग्राम भी कैलोरी पर ग्राम भी कह सकते हैं, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भी कह सकते हैं, जूल प्रति किलोग्राम भी कह सकते हैं। 64 पर आते हैं, समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य। अब यहाँ पर समदाबी प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य के लिए आइसोथर्मल, आइसोप्रेशर या आइसोबारिक कहते हैं, ठीक है, सॉरी, आइसोबारिक के लिए यहाँ पर जो भी वर्क डन है वो निकाला जाता है P=V2 और V1/N से। N आपकी जो भी गैस ली गई है उसमें मोलों की संख्या है। और इसी तरह से समतापी पे अगर निकाला जाए तो समतापी पे आप देखेंगे तो समतापी पे फॉर्मूला ध्यान के लिए 2.303 nRT log 10 V2/V1। देखिए क्वेश्चन में जो अंतर मिलेगा या जो टाइप मिलेगी वहाँ पर V1 V2 को ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है, या और किसी रूप में इसको पहुँचा देगा, ठीक। इसी तरह से इसकी जगह पर अगर P1 P2 कर दिया जाए तो क्या मिलता, तो इसके लिए बॉयल का नियम थोड़ा सा देख लीजिए कि P1 V1 दिस इज इक्वल्स टू P2 V2, ये बॉयल का नियम है। और इस नियम के अनुसार अगर आप यहाँ पर रेशो निकालने V2/V1 का, V2 में आएगा तो P1 यहाँ पहुँचेगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा हो तो प्रेशर के टर्म्स में हो तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा P1 ऊपर आएगा, ठीक है ना, P1/P2 इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इस पर आप सही लगाएंगे। बात करें जब 66 में रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में तो थोड़े से फॉर्मूले बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य P1V1 और माइनस P2V2, मोलों की संख्या आ जाएगी n, नीचे गामा-1, ठीक है, गामा से सभी लोग परिचित हैं, गामा इज़ द रेशियो ऑफ द Cp/Cv। और अगर इसमें टेम्परेचर दे रखा होता तो क्या होता, तो टेम्परेचर अगर दे रखा होता तो आप करते RT1 माइनस RT2। तो यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज हो जाता है, उसमें आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि R कॉमन ले लेंगे, T1 माइनस T2 हो जाएगा अपॉन गामा-1 और मोलों की संख्या का मल्टीप्लाई पे। तो कई सारे तरीके से पूछे सकते हैं। मेरा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। एंट्रोपी की बात करते हैं, ऊष्मा की मात्रा है, एंट्रोपी है, Q/T का जो रेशो है वो आपकी एंट्रोपी कहलाती है, Q/T। बात करें माध्य वर्ग चाल के बारे में तो V⁻² का मतलब है कि हर एक का स्क्वायर करेंगे और उसका औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। बहुत सारी बुक्स में V1² + V2² करके दे रखा होता है, तो मैं उसी रूप में आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको कुछ नया ना लगे, अपॉन n। एक बार सभी क्वेश्चंस आपके सामने से निकल जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, फॉर्मूले निकल जाएंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा।
जब हम रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी की बात करते हैं तो बस इसी का रूट ले लेते हैं भाई, ठीक है, वर्गमाद मूल चाल का ही रूट ले लेते हैं तो वो VRMS आपका बन जाता है। और VRMS के जो फॉर्मूले बनेंगे उसमें सीधा सीधा है कि इस जो औसत लेके आपने निकाला उसका अंडर रूट ले लीजिएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। बाकी ये फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा, VRMS = 3RT/m। सी से दिखा रखा है, कोई बात नहीं है, हम VRMS ही लेके चलेंगे, एक बार दिमाग में जो फीड हो जाए, ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स में है तो 3RT/m के इक्विवेलेंट का दाब और घनत्व के पदों में दे रखा हो तो 3P/d, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। और ये वाला फॉर्मूला भी आप अच्छे से देख लीजिए, CRMS = VS/गामा। तो ये फार्मूला स्पेशल है, काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान आ रहा है मुझे। तो ये CRMS या VRMS उसी तरीके से √3 और VS/गामा। तो VS क्या है, गैस में ध्वनि की चाल। गैस में ध्वनि की चाल के लिए फार्मूला ध्यान आ रहा है, आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि VT = आपका होता है V0 + 0.61 × T, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी टेम्परेचर पर आपको अगर ध्वनि की चाल निकालनी है तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 दे रखी है, प्लस कीजिएगा 0.61 में और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जिस टेम्परेचर पे पूछा गया उस टेम्परेचर का मल्टीप्लाई करके आप इसमें इसको ऐड कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 70 पर। तो क्वेश्चन फार्मूला नंबर 70, माध्य चाल एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देख लीजिएगा, C⁻ = √8πRT/m। अधिकतम प्रायिक चाल CMP √2RT/m। इनमें कई बार पूछा गया कि कौन किससे अधिक होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, माध्य चाल की, उससे वैल्यू किसकी है, CMP की। और पीछे भी देखा रहा था उसका कितना था, 3RT/m था, 3RT/m। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, C यानी माध्य चाल, उससे बड़ा आपका √3RT VRMS, ठीक है ना। इसे V बार से लिख लीजिए, VRMS, और फिर VRMS से जो सबसे बड़ा VRMS, उससे छोटा आपका C, अरे पीछे देखा था, और ये सबसे छोटा आपका प्रायिक चाल, ठीक है ना। ये चीज़ें आप कंसीडर कर लीजिए, देख लीजिए सबकी वैल्यूज़ क्या क्या है, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस तरह से 71 क्वेश्चन के साथ में, चलिए अब कंप्लीट करते हैं, 75 तक ले जाता हूँ, जितना जल्दी हो पाए उतना अच्छा। 71 आपका हुआ। 72 पे आते हैं। 72 आपका है, मेयर का सूत्र CP - CV = R के बराबर है, और PV = nRT। ये सभी के लिए आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन आपकी PV = nRT। काफ़ी दिमाग में हौच-पौच हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इस कंडीशन में, क्योंकि मुझे खुद एग्जामिनेशन को देना है, तो आप सभी के साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। और इस कंडीशन में ये बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे और आप इससे लाभ उठाएंगे। बात करते हैं 73 पर आते हैं। गैस का माध्य दाब दे रखा है, फॉर्मूले अच्छे से लर्न कीजिए, 1/3m/v²। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यहाँ पे C की जगह पे v² भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसमें कतई कंफ्यूज ना हो, तो m/v आपका ये हो जाएगा v²। ओके, यहाँ पर आप द्रव्यमान बटे आयतन है, द्रव्यमान बटे आयतन को आप घनत्व में लिख सकते हैं, तो ये दूसरा फार्मूला आपको मिल जाएगा, यानी 1/3 आपका d और c², ठीक है, घनत्व आ गया। अब यहाँ पर अगर आप इसको चाहें तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे करेंगे भाई, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर उसके लिए आपको एकांक आयतन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसे आपने ऊपर देखा था कि 1/3 था, ठीक है। V का मान आप 1 कर दें, V = एकांक घन-मीटर हो जाएगा, तो केवल m बचेगा, और यहाँ पर दे रखा है v²। तो सिर्फ क्या करना है आपको, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ½ mv²। और 1/2 ½ mv² को आप क्या लिख सकते हैं, EK लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा 2/3 आपके पास में EK, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और EK है क्या, प्रति एकांक आयतन में गैस की माध्य गतिज ऊर्जा है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूले पे आइए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो बोल्ट्जमैन नियतांक की बात करी गई है, तो E = 3/2 kT, ठीक है, 3/2 kT के बारे में। K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T आपका परमताप है। बात करें 75 पर, गैस की माध्य मोलर ऊष्मा, तो यहाँ पर kT की जगह 3/2 RT लिया जाता है, E = 3/2 RT के साथ में ये लिया जाएगा, ठीक है। तो आज इस वाले वीडियो को 75 तक रखता हूँ, बहुत ही जल्दी 75 से आगे अगला वीडियो आपके लिए पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।